1915 के अंदर हमारे बापू भारत आते हैं और बापू भारत आते ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं अपने 3 मूवमेंट से ब्रिटिशर्स को। अब ब्रिटिशर्स डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा जिससे हम इन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर पाए और महात्मा गांधी को रोक सके। पर ऐसा करने के लिए वो क्या करते हैं, उन सभी को हम जानने वाले इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है दी रॉलेट एक्ट, जिसका कॉन्सिक्वेंस होता है जलियांवाला बाग, और हम एंड में देखेंगे खिलाफत इशू को। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, महात्मा गांधी ने 3 मूवमेंट सक्सेसफुली कर दिए थे। अब डर के कारण ब्रिटिशर्स एक एक्ट को पास करते हैं बड़ी ही जल्दी के अंदर। ठीक है, एक्ट कहां पास होता है? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो पास होता है। इंडियन मेंबर्स मना करते हैं कि अरे ऐसा मत करो, बवाल हो जाएगा, पर वो नहीं मानते, वो उसे पास कर देते हैं। पास होते ही महात्मा गांधी बोलते हैं कि अभी मैंने 3 सक्सेसफुल मूवमेंट किए हैं लाला, अभी एक और कर देंगे और इसको अभी बंद कर देंगे। और महात्मा गांधी शुरुआत करते हैं किसकी? रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की। अब रॉलेट एक्ट था क्या, मतलब इतना महात्मा गांधी जी को सत्याग्रह शुरू करना पड़ गया, आखिर इसमें था क्या? तो वो देखते हैं। रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जो ये कहता था कि हमें सारी की सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कर्ब करना है। हमें है ना एक ऐसी पावर मिल चुकी है जिससे हम ये सब कर सकते हैं। वो पावर कहती है कि हम किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, बिना किसी ट्रायल के, वो भी 2 साल के लिए। अरे मंजे का है सर, मतलब 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के, मतलब बिना कोर्ट ले जाए हम आपको डिटेन कर सकते हैं, रूम में बांध के रख सकते हैं, आपको कोई भी बेल वेल कुछ भी नहीं मिलने वाली, बैठे रहो अंदर जब तक हमारा मन करे। अब सुनने में जितना ये भयानक लगता है कि बिना ट्रायल, बिना कोर्ट गए किसी भी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता था। अब आपकी गलती हो या ना हो, आपको पकड़ा जा सकता था, 2 साल तक ट्रायल नहीं होगा, जो कर लो कर लो। तो अब ऐसे में बहुत ही काला लॉ था ये, और इस काले लॉ के कारण अब महात्मा गांधी जी को जो लगता है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, और महात्मा गांधी जी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू करते हैं। इस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत होती है 6 तारीख से, और 6 तारीख कौन सी? 6 अप्रैल 1919 से। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी, यहाँ पे हड़ताल लिखा है, हड़ताल पे नहीं, हड़ताल में चले जाते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमें हड़ताल करनी है, हमें ये रॉलेट एक्ट नहीं चाहिए। जैसे ही हड़ताल का लोग सुनते हैं ना, एकदम मतलब भरे पड़े थे कि हाँ कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, और हड़ताल कहते हैं कि लो चलो कर देते हैं हड़ताल। अब महात्मा गांधी जी जैसे ही हड़ताल शुरू करते हैं, कई सारी रैलीज जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, कई सारे वर्कर्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, शॉप्स बंद हो जाती है, बहुत सारी कई सारी एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को डर यह था कि यह जो एक्टिविटीज ये लोग कर रहे हैं, रैलीज वगैरह निकाल रहे हैं, वो कहीं वायलेंट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को यह पता था कि महात्मा गांधी जी सत्याग्रह का साथ तो जरूर रखते हैं, पर ये जनता नहीं रखे तो होता यह है कि वो क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन लाइन जैसे कि रेलवेज और टेलीग्राफ को बचाने के लिए वो अपना रिप्रेशन का एक साइकिल शुरू करते हैं, मतलब लोगों को दबाना शुरू करते हैं, एकदम मार मार के पीट पीट के उनको घरों में डालना शुरू करते हैं। अब ऐसे में उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हमारे इस पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिविटी हमें कहां देखने को मिल रही है? दिल्ली में और पंजाब में। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि क्यों ना दिल्ली और पंजाब को हमें ना ब्लॉक कर देते हैं महात्मा गांधी जी के लिए, और वहां पे जो नेता है ना हम उन्हें उठा लेते हैं, उन्हें भी हम डिटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को वहां पे कैद कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, और महात्मा गांधी जी की एंट्री रोक दी जाती है दिल्ली के अंदर। अब बात आती है कि लोगों को पता पड़ता है कि आखिर ऐसा, तो 10 तारीख को लोग जो है एक प्रोसेशन निकाल रहे थे, और उस प्रोसेशन के ऊपर पुलिस जो है फायर कर देती है। अब जैसे ही फायर होता है लोग डरने लग जाते हैं, लोगों के बीच में गुस्सा आ जाता है कि अरे ऐसे कैसे कर दिया, हम पे फायर कर दिया। तो लोग अब दुगनी रफ्तार से अब ये चीजें, ये एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं। लोगों के मन में था कि हमें इस रॉलेट एक्ट को तो हटाना है, और इन लोगों ने जो अभी एक्टिविटी करी है ना, उनका भी इसे मुंह मांगा जवाब देना है। तो अब लोग क्या करते हैं, ये सारी एक्टिविटी शुरू करते हैं। अब इन एक्टिविटीज को देखते हुए ब्रिटिश जो रूल होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है, वो मार्शल लॉ इंपोज कर देती है पंजाब के ऊपर। अब मार्शल लॉ क्या होता है? ठीक है, तो देखो, जब हमें लगता है कि एक स्टेट जो है वो अपनी पुलिस से, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से इन दंगों को, इन हड़तालों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो कुछ समय के लिए टेम्पररी पावर जो है मिलिट्री के हाथों में चली जाती है, और मिलिट्री फिर कंट्रोल करती है। अब मिलिट्री कंट्रोल करेगी तो मिलिट्री में कौन होते हैं? हेड जनरल। तो अब हम बात करते हैं, अब जो पावर है वो किसके हाथ में आ रही थी? अब पावर आ रही थी जनरल डायर के हाथ में। अब ये बड़े ही क्रूर इंसान थे। क्यों? क्योंकि इनका यह मानना था कि अगर हमने
इंडियंस को अभी नहीं रोका तो ये बार बार वापस से हड़ताल कर देंगे, ठीक है, बार बार अपनी एक्टिविटीज चालू ही रखेंगे। एक बार हम इन्हें डंडे लगा के घर तो भेज देंगे, ये वापस कल सुबह वापस उठ के आके हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे है ना इनके मनों में डर बैठ जाए कि अगर हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होंगे तो ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं। तो इन्हें यह मौका मिलता है 13 तारीख को, जो भारत की पूरी हिस्ट्री के अंदर एक बड़ा ही काला दिन था। क्यों? क्योंकि उसी दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? तो देखो, पंजाब के अंदर मार्शल लॉ अप्लाई हो चुका था। अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग है, मतलब एक जगह है, ठीक है, जलियांवाला बाग है। वहां पे हर साल वैसाखी के दिन सेलिब्रेशन होता है, फेस्ट मनाया जाता है, लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, फेस्ट को सेलिब्रेट करते हैं। 13 अप्रैल को भी वैसाखी का त्योहार था। अब लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं उस जगह पे और वो लोग एंजॉय करने लगते हैं अपने फेस्ट को। कुछ लोग उसमें से ऐसे भी होते हैं जो अभी रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो चल रहा था ना, उसके बारे में बात करने वाले भी वहां पे लोग आ जाते हैं। उनमें से मोस्टली जो लोग होते हैं वो अमृतसर के बाहर गांवों के लोग होते हैं। वो जो गांव में रहने वाली बस्ती होती है, वहां के जो लोग हैं वो वहां पे आते हैं। अब ऐसे में उन लोगों को यह नहीं पता था कि इस एरिया के अंदर अब मार्शल लॉ लग चुका है। तो वो लोग ऐसे ही वहां पे आ जाते हैं, अपना फेस्ट जो नॉर्मली वो सेलिब्रेट कर रहे थे वो करने लग जाते हैं। पर वहां पे जनरल डायर पहुंच जाते हैं। जनरल डायर कहते हैं कि अच्छा, हमने मार्शल लॉ एप्लॉय कर दिया है, उसके बावजूद भी ये यहाँ के फेस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको तो इवन फेस्ट का पता ही नहीं था। उनको ये लगता है कि ये लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, इनका दमन करना होगा। और वो क्या करते हैं, जलियांवाला बाग एक पार्क था, उस पूरे पार्क को हर जगह से बंद कर देते हैं, उसको हर जगह से उसे सील कर देते हैं। उसका जो एंट्रेंस होता है वहां से घुसते हैं, वहां पे अपने सैनिकों को तैनात करते हैं और बिना किसी पूर्व चेतावनी के उनके ऊपर ओपन फायर करना शुरू कर देते हैं। हजारों लोग, बहुत लोग उसके अंदर मारे जाते हैं। इस टाइम में देखा जाता है कि आज भी वो जो उस टाइम पीरियड में हत्याकांड हुआ था, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कह रहे हैं, उसके सबूत हमें आज भी जलियांवाला बाग के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जलियांवाला बाग के अंदर कितनी गोलियां चली होगी कि एक ही साथ इतने हजार लोगों को एक ही साथ मार दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर। अब जैसे ही ये सब कांड हो जाते हैं तो डायर से पूछा जाता है कि लाला क्यों किया आपने ऐसा, क्या दिक्कत क्या थी? तो लाला बोलते हैं, डायर बोलता है कि मुझे तो इन लोगों के मनों में एक डर पैदा करना था। अब आप ये समझ सकते हैं, एक डर के लिए हजारों लोगों को मार दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर। तो ब्रिटिश रूल कैसा था, ब्रिटिश रूल क्यों जाना चाहिए, उसका जवाब जो है हमें अच्छे तरीके से 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में मिल गया था। अब जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की न्यूज़, खबरें लोगों में फैलने लगती है, आसपास के एरियाज के अंदर भी दंगे शुरू हो जाते हैं। लोग रैलीज निकालने लग जाते हैं, दंगा करने लग जाते हैं, ऑफिसर्स पे अटैक करने लग जाते हैं। तो ऐसे में ब्रिटिश रूल ये देखता है कि अब हम क्या करें। तो ब्रिटिश रूल कहता है कि सिंपल सा है, इन लोगों को सप्रेस करना शुरू कर दो, इन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करो, दबाव बनाओ, मारो पीटो और इनको अंदर डालो वापस घरों के। तो वो लोग क्या करते हैं, सभी लोगों को अब ह्यूमिलेट करने लग जाते हैं। रिप्रेशन का दौर तो चालू हो चुका था, जिसमें वो लोगों को बहुत ज्यादा ब्रूटल है ना, ब्रूटली उनको तरीके से उनको ट्रीट करते थे। उनसे लाइक जमीन के ऊपर उनको है ना रेंगवा कर चलाया जाता था, नाक रगड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। इवन है ना यहाँ तक कि उनको कोड़े भी मारे जाते थे। तो ऐसे में इन सभी चीजों को देखते हुए महात्मा गांधी जी को अब यह लगता है कि मुझे मेरा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अब रोक देना चाहिए। और महात्मा गांधी जी अपने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को वहीं पे रोक देते हैं। पर महात्मा गांधी जी कौन थे? महात्मा गांधी जी एक गुजराती भाऊ थे। गुजराती भाऊ दिमाग लगाते हैं कि ऐसा थोड़ी होगा, एक बार इन्होंने ऐसा कर दिया है, हमारे सत्याग्रह को बंद कराया, तो इनका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। पर जवाब देने से पहले हमें एक अच्छा सा मेंटेनेंस, पूरा बैकअप तैयार करना होगा। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी देखते हैं अपने लोगों की तरफ और यह पाते हैं कि अभी भी हमारे इन मूवमेंट के अंदर, इन हड़तालों में एक कमी है। वो कमी है एकता की, हिंदू मुस्लिम एकता की। कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक दूसरे से दूर हो गए हैं। जब तक ये अपने एक दूसरे के पास नहीं आएंगे तब तक कोई भी मूवमेंट हम सक्सेसफुली नहीं चला सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी को एक मौके की तलाश थी। और बच्चों, जिसका उद्देश्य सच्चा हो उसे मौका लाइफ में कैसे नहीं मिल सकता। तो महात्मा गांधी जी को एक मौका मिलता है, वो मौका मिलता है खिलाफत इशू से। अब खिलाफत इशू क्या था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, एक ओटोमन एम्पायर हुआ करता था टर्की में,
ठीक है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है वैसे ही ये अफवाहें फैलना शुरू कर देती है कि जो ये विनिंग पार्टीज थी ना वर्ल्ड वॉर 1 की, उन्होंने एक हार्श ट्रीटी, एक ऐसा एग्रीमेंट ऑटोमन एम्पायर के एम्परर को साइन करने के लिए दिया, उससे एक ट्रीटी करने को दी है जो बहुत ही ज्यादा हार्श है, जो बहुत ही ज्यादा खराब है। अब सर उससे हमारा क्या मतलब? ऑटोमन एम्पायर, टर्की दूर है, हम इंडिया में बैठे हैं। तो बच्चों ऑटोमन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर था, उसके जो लीडर हुआ करते थे, ऑटोमन एम्पायर के जो एम्परर है वो जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे। ओके, अब स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, मतलब पूरे उनके गुरुजी। अब अगर गुरुजी के ऊपर आन बान आएगी तो शिष्य तो चिल्लाएंगे ही। तो होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं इन पूरी विनिंग पार्टीज के पीछे कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, हमारे एम्परर के साथ ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे खलीफा हैं और खलीफा होने के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ऐसी कोई ट्रीटी उनके साथ साइन नहीं करनी चाहिए। तो इंडिया के अंदर भी कई सारी ऐसे एक्टिविटीज की जाती है इसके कारण। तो सबसे बड़ी एक्टिविटी के अंदर हमें देखने को मिलता है एक खिलाफत कमेटी फॉर्म की जाती है। खिलाफत कमेटी को फॉर्म करने वाले दो यंग ब्रदर्स थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों साथ मिलके एक खिलाफत कमेटी को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब खिलाफत कमेटी तो फॉर्म हो जाती है। अब इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हमें इंडिया में मूवमेंट चलाना है तो उसके लिए हमें गांधी जी से तो डिस्कशन करना ही पड़ेगा। तो वो गांधी जी के पास पहुंचते हैं और गांधी जी तो मौके की तलाश में बैठे थे कि कब हिंदू मुस्लिम को एक करने का मौका मिले, और गांधी जी को यह मौका मिल जाता है खिलाफत इशू के कारण। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि चलो एक काम करते हैं, साथ में लड़ते हैं। तो महात्मा गांधी जी का ये आइडिया शौकत अली, मोहम्मद अली को अच्छा लगता है कि हाँ महात्मा गांधी जी सही कह रहे हैं, अगर हम साथ साथ लड़ेंगे तो ब्रिटिशर्स को हमसे दबना होगा। अब बात आती है कि महात्मा गांधी जी ने तो कह दिया था पर कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। तो महात्मा गांधी जी कोलकाता से एक सेशन होता है कांग्रेस का कैलकाटा के अंदर 1920 सितंबर में, वहां पे इस बात को रखते हैं कि हमें खिलाफत इशू को उठाते हुए हमें हमारा एक नया ही मूवमेंट चालू करना चाहिए, जिससे खिलाफत इशू को तो हम प्रमोट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हमारा जो इशू होगा उसे भी हम प्रमोट करेंगे। ऐसे में कैलकाटा सेशन में इसके बारे में बहुत चर्चा की जाती है। ऐसा कई बार देखा गया कि जो हमारी कांग्रेस थी ना वो इस बात पे राजी नहीं थी कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर कोई मूवमेंट चलाने वाले हैं, पर उनके सभी प्रयासों से, महात्मा गांधी जी के कहने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि यह सही है, हिंदू मुस्लिम को साथ आना होगा और एक मूवमेंट चलाना होगा, और खिलाफत इशू को एग्री कर दिया जाता है। बोला जाता है कैलकाटा सेशन के अंदर कि हाँ हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं और एक नया ही मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं जिसका नाम होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इस एनसीएम यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, डिस्कशन कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है बच्चों, बता दो, बैठे हैं किस लिए, इसीलिए। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, बहुत अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और सर मजा ही एकदम है ना, जोरदार ही वीडियो बनाते हो तो आप स्कोरशाला के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।